हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का ये पहला क्लास होने वाला है। इस यूट्यूब चैनल का ये सबसे पहला क्लास है और यहाँ से हम अपना लॉ का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं बीएनएसएस से। तो बीएनएसएस को हम पढ़ने वाले हैं और स्टार्टिंग से ये लेक्चर चलेगा और जितने भी चाहे आप पुराने स्टूडेंट्स हो नए स्टूडेंट्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कोई देख सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का, चाहे वो सेक्शंस हो या एग्जाम्पल हो, सारा चीज़ हो। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर बीएनएसएस का। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो पहला लेक्चर है गाइस ये आपका, और तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। ठीक है, अब ये बीएनएसएस 2023 नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, इसको इंडियन सिटीजन सेफ्टी कोड भी कहा जा सकता है। ओके, जो कि एक नया लेजिस्लेशन बनाया है। ठीक है, जो कि एक नया लेजिस्लेशन बना है गवर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो चल रहा है उसको गवर्न करने के लिए एक नया कानून बनाया गया जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोला जाता है। और इससे पहले इसका भाई हुआ करता था जिसको हम लोग प्यार से सीआरपीसी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। राइट, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। पहले सीआरपीसी हुआ करता था, अब सीआरपीसी गयो, इसके बदले में क्या आ गया? बीएनएसएस आ गया। ठीक है, तो सीआरपीसी गया और बीएनएसएस आ गया। क्यों गया उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट आप धीरे धीरे चलते रहिए, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो आपका फ्लो टूट जाएगा। तो जो मैं बताते जा रहा हूँ आप उसको धीरे धीरे समझते जाइए। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे भाई? बीएनएसएस का दूसरा नाम इंडियन सिटीजन सेफ्टी कोड है। ये एक नया लेजिस्लेशन है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर को गवर्न करता है। ठीक है, ओके, और ये सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया। जो पुराना सीआरपीसी था इसको इसने रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया? एम्स टू मॉडर्नाइज एंड इंडियनाइज द लीगल फ्रेमवर्क while addressing the contemporary challenges such as cyber crime, organized crime, terrorism। तो भाई बहुत सारा दिक्कत था उसमें। ठीक है, तो पुराने कानून को मॉडर्न बनाने का ज़रूरत था क्योंकि उसमें बहुत सारे दिक्कतें थी, जैसे साइबर क्राइम को लेकर कुछ प्रोविजंस नहीं था, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर नहीं था, टेररिज्म को लेकर नहीं था। तो वो सब चीज़ को कंसीडर करना था। उसके अलावा जितने भी कानून थे थोड़ा सा ब्रिटिश एरा के कानून थे, तो उसको इंडियनाइज बनाना था, इंडियन फ्लेवर डालना था। इसीलिए क्या किया गया? बीएनएसएस को लाया गया। ओके, अब समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द बीएनएसएस 2023। ठीक है, अब देखो, द क्रिमिनल लॉज आर डिवाइडेड इनटू सब्सटेंटिव लॉज which define the offenses and prescribe the punishments and procedure laws। अच्छा, अब समझो, इसको मैं जूम करके ही बताऊंगा। देखिए, तो इसको पहले मिटा देते हैं। जो लॉ जो होता है ना गाइस, लॉ दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको ये जो लॉ आपका जो होता है, ये दो टाइप के कानून होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉज का मतलब होता है ऐसा कानून जो कानून आपको एक सिटीज़न का राइट्स क्या होता है, उसका ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, सारा चीज़ बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अगर कोई क्रिमिनल लॉ है तो वो बताता होगा कि भाई क्या पनिशमेंट है, ओके, क्राइम क्या होता है, ठीक है, पनिशमेंट कितना मिलेगा, सारा चीज़ कौन बताता है? सब्सटेंटिव लॉज होता है। ठीक है, तो सारा चीज़ कौन बताता है? ये सब्सटेंटिव लॉज बताता है। सब्सटेंटिव लॉज तो कानून दो टाइप के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि एक सिटीजन का राइट्स बताता है, उसका क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए वो बताता है। अगर कोई ऑफेंस है तो ऑफेंस किसको बोलेंगे वो बताता है, उस ऑफेंस करने से पनिशमेंट क्या मिलेगा वो बताता है सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, लेकिन प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ मतलब नाम देखो, प्रोसीजरल लॉ मतलब ऐसा कानून जो प्रोसीजर बताता हो उस कानून को इंप्लीमेंट करने का। अगर मान लो मेरे को सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? उस इंप्लीमेंटेशन का टेक्निक कौन बताता है? प्रोसीजरल लॉ बताता है। इस सब्सटेंटिव लॉ को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन का प्रोसीजर कौन बताता है? प्रोसीजरल लॉ बताता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना आईपीसी जो है, अपना जो आईपीसी है वो क्या है? जो पहले आईपीसी हुआ करता था, अभी जो बीएनएस हो गया वो क्या है? ये जो अपना पहले आईपीसी हुआ करता था, अभी जो बीएनएस हो गया है वो है आपका सब्सटेंटिव लॉ। क्योंकि इसमें आपका क्या दिया रहता है कि भाई क्राइम किसको बोलते हैं, राइट, मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, तो वो सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन मर्डर होने के बाद उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, एफआईआर कैसे लॉन्च होगा, अरेस्ट कैसे होगा, ट्रायल कैसे चलेगा, ये कौन बताता है? ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो इसके लिए कौन सा लॉ बताता है? तो इसके लिए बताता है आपका जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, जो अभी इसका नाम बीएनएसएस हो गया है। ठीक है, मतलब समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको एक सिटीजन का ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए, राइट्स क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, क्राइम क्या होता है, फिर पनिशमेंट क्या होगा उस क्राइम को करने का, ये सारा चीज़ तुम्हारा सब्सटेंटिव लॉ बताता है। लेकिन सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो प्रोसीजरल लॉ बताता है। जैसे एग्जांपल आईपीसी जो हुआ तुम्हारा ये था सब्सटेंटिव लॉ, लेकिन इस आईपीसी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है बीएनएसएस में। तो
ये है तुम्हारा प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने का तरीका बताता है कि भैया तुमको इस तरीके से सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। अब एक बार यहाँ रीडिंग मार लेंगे तो आपको देखो समझ में आ जाएगा। क्रिमिनल लॉज आर डिवाइडेड इनटू सब्सटेंटिव लॉज विच डिफाइन ऑफेंसेस एंड प्रेस्क्राइब द पनिशमेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से जो क्रिमिनल लॉज होता है ना, वो सब्सटेंटिव लॉज भी होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है, ठीक है। ये तो मैं लॉ बोला, तो क्रिमिनल लॉ भी वैसे होगा, सब्सटेंटिव लॉ भी होगा, प्रोसीजरल लॉ होगा। तो सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लॉ होगा? जो आपको ऑफेंसेस को डिफाइन करेगा, जो आपके पनिशमेंट्स को बताएगा, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? विच आउटलाइन हाउ दीज ऑफेंसेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड, ट्राइड एंड पनिश्ड। समझ में आ गया? मतलब लॉ दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मतलब जो आपको ये बताता हो कि भाई ऑफेंस किसको कहा जाएगा, ऑफेंस अगर आप करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो वो है सब्सटेंटिव लॉ, जैसे आईपीसी, ठीक है। अच्छा, एक बार ऑफेंस आपने कर लिया तो उस ऑफेंस में आपको अरेस्ट कैसे करेंगे, एफआईआर कैसे चढ़ेगा, ट्रायल कैसे होगा, वो कौन बताएगा? प्रोसीजरल लॉ बताएगा। तो इसीलिए सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दो मेन कानून होते हैं क्रिमिनल लॉ के। समझ में आ गया? और इसी में तो जो तुम्हारा सब्सटेंटिव लॉ होता है, बीएनएस जो तुम्हारा होता है सब्सटेंटिव लॉ होता है, और जो सीआरपीसी बीएनएसएस जो होता है वो आपका प्रोसीजरल लॉ होता है। अब आगे चलते हैं। बीएनएसएस सर्व्स एज द प्रोसीजरल लॉ फॉर द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच हैज रिप्लेस्ड आईपीसी इंश्योरिंग दैट सब्सटेंटिव लॉज आर इफेक्टिवली एनफोर्स्ड। समझ में आया? तो बीएनएसएस क्या है भाई, बोलो अब बताओ मुझे स्टूडेंट्स, बीएनएसएस क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? तो बीएनएसएस तुम्हारा जो है, बीएनएस नहीं, बीएनएसएस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो कानून है ये प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से एक ऑफेंस को, ठीक है, ऑफेंस होने के बाद उस ऑफेंस का ट्रायल कैसा चलेगा, उसको पनिशमेंट किस तरीके से दिलाया जाएगा, अरेस्ट कैसा कराया जाएगा, उसके बारे में बताता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। और एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, लॉ दो टाइप के होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ मतलब वो कानून जो आपको ये बताते हो कि भाई ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस करने से पनिशमेंट कितना मिलेगा, ठीक है, या फिर या फिर एक सिटीजन का क्या राइट्स होता है, क्या ड्यूटीज़ होता है, वो बोलता है सब्सटेंटिव लॉ। तो जैसे हमारा बीएनएस हुआ जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था, वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन ये आईपीसी, ये बीएनएस को अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए एक कानून चाहिए हमको। तो उसके लिए कौन सा कानून है? सीआरपीसी जो हुआ करता था, अब इसके बदले में क्या आ गया? बीएनएसएस। तो बीएनएसएस क्या है? अपना प्रोसीजरल लॉ है जो ये बताता है कि भाई सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है बैकग्राउंड इवोल्यूशन ऑफ सीआरपीसी। अब देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आने से भी पहले कि किस तरीके से हालात हुआ करते थे उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सीआर देखिए, बता देता हूँ मैं। अभी है, पहले सीआरपीसी हुआ करता था, उसके बाद क्या आया? अभी बीएनएसएस आ गया। तो सीआरपीसी से भी पहले तो कुछ हुआ करता होगा ना, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या था, फिर सीआरपीसी कैसे आया, उसके बाद बीएनएसएस कैसे आया। बहुत ही ब्रीफली ये होगा, आप भी इसको उसी तरीके से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर द सीआरपीसी, ओके, बिफोर द सीआरपीसी इंडिया हैड स्मृति लॉज, शरिया लॉज एंड कॉलोनियल एरा प्रोसीजरल कोड्स, ठीक है। तो सीआरपीसी आने से पहले ना भाई क्या क्या हुआ करता था? स्मृति लॉज हुआ करता था, ठीक है। इसको बस उसी तरीके से आपको रट लेना है, समझिए, ठीक है। स्मृति लॉज हुआ करता था, शरिया लॉज हुआ करता था, और कॉलोनियल एरा प्रोसीजरल कोड्स हुआ करता था सीआरपीसी से भी पहले। ओके, द फर्स्ट यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हुआ, पहला यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब बना? 1882 में बना। ये सब याद कीजिएगा, प्रीलिम्स में आता है। तो पहला यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब एनेक्ट हुआ? 1882 में हुआ। उसके बाद सीआरपीसी 1898 उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब बना था? 1882 में बना था। इसको कौन रिप्लेस किया? सीआरपीसी 1898 इसको रिप्लेस कर दिया, विच रिमेंड इन फोर्स विद द अमेंडमेंट्स इन 1923 एंड 1955। फिर उसमें सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स आते गए, 1923 में भी अमेंडमेंट्स आया, फिर 1955 में भी अमेंडमेंट्स आया। तो आपको ये जो नंबर्स है, ठीक है, ईयर का जो नंबर है, ठीक है, ये जो इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले 1882 में फर्स्ट यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, फिर इसको 1898 में रिप्लेस किया गया, फिर 1923 में अमेंडमेंट्स आया, फिर 1955 में भी आया। उसके बाद द लॉ कमीशंस, ठीक है, लॉ कमीशंस 41st रिपोर्ट 1969। तो लॉ कमीशन का जो 41वां रिपोर्ट जो उन्होंने पेश किया, कब? 1969 में, लेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ सीआरपीसी 1973। अब समझो, सीआरपीसी को 1969 में लॉ कमीशन 41st रिपोर्ट, लॉ कमीशन का जो 41वां रिपोर्ट था, वो क्या किया? सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया, ठीक है, 1973 वाला सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया, विच केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1974। समझ में आ गया? तो इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन ये आएगा कि भाई लॉ कमीशन 41st वाला कब का था? तो 1969 का था, ठीक है। जिसके वजह से मतलब जो सीआरपीसी कानून 1973 वाला आप जो पढ़ते हो, वो लॉ कमीशन 41वां रिपोर्ट उन्होंने ड्राफ्टिंग पेश किया था, जो कि 1973 वाला कानून के लिए, और ये कब से एनफोर्स में आया? 1 अप्रैल 1974 में आया। तो ये सब ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ओके, तो अभी तक क्या समझे?
सीआरपीसी से पहले स्मृति लॉज थे, शरिया लॉज थे और आपके कॉलोनियल एरा प्रोसीजर कोड हुआ करते थे। फिर अपना सबसे पहले फर्स्ट यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब बना? 1882 में बनाया गया। उसके बाद फिर 1898 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद फिर इसमें अमेंडमेंट्स हुआ 1923 में, फिर 1955 में, फिर फाइनली लॉ कमीशन 41वां रिपोर्ट अपना प्रेजेंट किया, जिसमें सीआरपीसी के बारे में उन्होंने ड्राफ्ट किया 1973 वाला, जो कि 1974 से एनफोर्स में आया। ठीक है, और ये जो सीआरपीसी 1973 है, focused on fair trials, avoiding delays and ensuring justice for the poor with 37 chapters and 484 sections। और जो सीआरपीसी कानून था 1973 वाला, राइट, वही चलता गया और इसमें 37 चैप्टर्स हुआ करते थे और 484 सेक्शंस हुआ करते थे। कौन सा? सीआरपीसी में जो पहले चलता था कानून। ठीक है, फिर सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया गया, रिपील कर दिया गया 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, फिर सीआरपीसी को 1 जुलाई 2024 में रिपील कर दिया गया, मेकिंग वेज फॉर द बीएनएसएस 2023। ठीक है, फिर 2023 में बीएनएसएस आया और 1 जुलाई से सरकार ने कहा भाई 1 जुलाई 2024 से अब बीएनएसएस अप्लाई होगा। ठीक है, अब बीएनएसएस अप्लाई होगा, सीआरपीसी अप्लाई और नहीं होगा। तो यानी सीआरपीसी रिपील हो गया, खत्म हो गया। कब से? 1 जुलाई 2024 से जब से बीएनएसएस लगा तब से ये खत्म हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी अभी कौन सा कानून चल रहा है? अभी चल रहा है तुम्हारा बीएनएसएस। ठीक है, ये कानून चल रहा है, ये ओवर, अभी ये चल रहा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस जो नया कानून आया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया? तो देखिए, सबसे पहले सिंप्लीफाइंग द क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर को बहुत ही सिंप्लीफाई करना था। स्ट्रिक्ट टाइमलीनेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स टू रिड्यूस केस बैकलॉग। आपको पता होगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लग जाता था, सदियां लग जाते थे। ठीक है, ट्रायल, फिर बहुत सारे केस इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रायल में भी प्रॉब्लम होता था, बहुत लंबा लंबा ट्रायल चलता था। तो उसको कम करने के लिए, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया। समरी ट्रायल्स फॉर द पेटी ऑफेंसेस टू ईज द बर्डन ऑन द कोर्ट्स। छोटे मोटे कानून के लिए भी केस बहुत सारे थे भाई, तो उसको जो पेटी ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस के लिए समरी ट्रायल्स को लाया गया ताकि कोर्ट पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, इसको बस आपको एक बार रीड मारना है। दूसरा, एनहेंसिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों लाया गया? ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकें कोर्ट में। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया भाई। अगर आप अभी भी आप पुराने तौर तरीके से कानून चला रहे हो, तो अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है अपना कानून में टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे, तो इसलिए इसको लाया गया। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ताकि हम अपने फ़ोन में बैठे बैठे कंप्लेंट डाल सकते हैं, वरना पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था लिखकर एफआईआर देने। अभी तो हम फ़ोन करके भी एफआईआर लिखवा सकते हैं। ठीक है, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशंस। जो ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ओके, ये हुआ। उसके बाद रिमोट रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस स्टेटमेंट्स। ठीक है, मान लो विटनेस है जो कि बहुत बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है भाई, उसको अगर बुलाना है, ठीक है, उससे अगर एग्जामिनेशन अगर उसका करना है तो कैसे करेंगे? तो उसका हम लोग जो वीसी आजकल बोला जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया नया कानून में। न्यू प्रोविजन फॉर द साइबर क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड्स, ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड वाइट कॉलर ऑफेंसेस। तो इसलिए आपको बीएनएसएस क्यों लाया गया? क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना था। क्यों करना था, यहाँ पर दिया गया। ओके, आगे स्ट्रेंथनिंग द विक्टिम्स राइट्स। तो देखिए, पुराना कानून जो हमारा था ना, सीआरपीसी, एक सेकेंड, अरे भाई रुक जा। जो पुराना कानून जो हमारा सीआरपीसी हुआ करता था, उसका नाम देखो क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी क्रिमिनल पे फोकस करता था। लेकिन हमारा जो अभी का कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी सोचने का एंगल, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया भाई। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब क्रिमिनल जो मान लो कोई क्राइम करेगा तो उसका किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, तो क्रिमिनल पे बेस करके था, लेकिन ऐसा नहीं, अब उसको चेंज कर दिया गया। अब बोला गया नहीं भाई, क्या क्रिमिनल करते रहते हो बार बार, अब हम लोग को सुरक्षा देना है, सिटीजन लोगों को सुरक्षा देना है। तो इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी सोचने का तरीका में फर्क आ गया। ठीक है, यानी लोगों को परेशान करने के लिए सीआरपीसी नहीं है, लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनको सेफ्टी देने के लिए है। समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि विक्टिम के राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द विक्टिम्स इन द ट्रायल्स। समझ में आया? ओके, यानी जो ट्रायल्स में जो विक्टिम्स लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, ताकि उनका राइट्स बचा रह सके। ठीक है, और ट्रायल्स में वो पार्टिसिपेट कर सके। ट्रायल में बहुत लोग आते नहीं है, विक्टिम लोग आते नहीं है, बोलते नहीं है, बहुत मतलब उनको डर लगा रहता था। अभी क्या है, सुरक्षा सही था, मतलब सोचने का नजरिया चेंज कर दिया लोगों का। समझ में आ रहा है? तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, विक्टिम भी पार्टिसिपेट करेगा। प्रोविजंस फॉर द विक्टिम कंपनसेशन एंड द रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो विक्टिम के कंपनसेशन के लिए प्रोविजंस इसमें लाया गया, रिहेबिलिटेशन के लिए लाएगा। अच्छा, चौथा नंबर पॉइंट है मॉडर्नाइजिंग आउटडेटेड प्रोसीजर। अब देखो, बहुत सारे ब्रिटिश एरा के जो प्रोविजंस थे उसको रिमूव कर दिया गया टू अलाइन विद द मॉडर्न इंडियन एस्पायरेशंस, ताकि इंडिया के साथ वो अलाइन कर सके। स्ट्रॉन्गर विटनेसेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो विटनेस जो लोग हैं, ओके, जो गवाह लोग हैं, उनको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया इस कानून में। फिर है पांचवा है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इन द सीरियस क्राइम्स। अब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन मैंडेटरी हो गया है, मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस लाइक सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड द मर्डर्स हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया। अब उस केस में भाई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन बहुत ही सीरियस हो गया है। ठीक है, तो इसलिए लाया बीएनएसएस। ये सारा चीज बीएनएसएस में आपको दिखेगा। 6 नंबर है टाइम बाउंड एक्शंस। अब आपको तारीख पे तारीख नहीं चलेगा। अब
जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो टाइम बाउंड एक्शन चला गया भाई, मतलब टाइम बाउंड एक्शन आ गया, मतलब अब आपको एक लिमिट के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केस सदियों तक चलता रहा है, 100 साल 50 साल का केस चलता आ रहा है 20 साल का केस चलता रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अनलाइक द सीआरपीसी की तरह नहीं, विच ऑफन लाइक टू डिलेज। सीआरपीसी में बहुत कभी कभी डिले होता था, बीएनएसएस इंश्योर स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड एक्शन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। भाई बीएनएसएस कहता है कि नहीं, अब टाइम के अंदर, समय सीमा के अंदर आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो बीएनएसएस 2023 is a significant reform aimed at speeding up justice, incorporating the technology, empowering the victims, and modernizing the India's criminal procedure laws. It represents a move away from the colonial legal structure towards more efficient, accessible, and justice legal system. तो ये सारा कंक्लूजन ऊपर जो पढ़े उसको बस बता दिया गया भाई बीएनएसएस क्यों लाया गया। तो बीएनएसएस क्यों लाया गया, एक बार रिकैप कर लें। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एग्जाम में आ सकते हैं, बोल नहीं सकते भाई, कुछ भी आ सकता है। पहले सिंप्लीफाइंग द क्रिमिनल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि पहले का जो प्रोसीजर था भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारा प्रॉब्लम था उसमें, तो उसको भाई एक स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ले आया गया। ट्रायल्स को रिड्यूस करने के लिए समरी ट्रायल आया गया, ओके। एनहेंसिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज अब करना है बीएनएसएस में। स्ट्रेंथिंग द विक्टिम राइट्स, विक्टिम के राइट्स को बचाना है। बहुत लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं करते थे, भाई क्या होगा, हाँ अभी नहीं, अब बीएनएसएस बोलता है कुछ नहीं होगा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बीएनएसएस लाया गया है। चौथा है मॉडर्नाइज और आउटडेटेड प्रोसीजर, जो पुराने प्रोसीजर थे, जो ब्रिटिश एरा के प्रोसीजर थे, तो उसको हटाना इसका काम था, ठीक है। पांचवा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन को अब तो मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस में या फिर मर्डर वाले केस में, जहां पर 7 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है, वहां पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन को सीरियस कर दिया गया है। फिर 6 नंबर है तुम्हारा टाइम बाउंड एक्शन। मतलब क्या, अब एक टाइम लिमिट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केस चलता रहेगा तारीख पे तारीख, अब नहीं चलेगा, समझ में आया। तो ये सारा चीज़ है। तो आई होप ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, पूरा हम लोग जाएंगे, पूरा स्लो चलते रहेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये पहला, इस चैनल का ये पहला लेक्चर है। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन बीएनएसएस, राइट। तो तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, एंड मैं हूं आपका दोस्त सैम। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।